मम्मी जी, कल कामवाली नहीं आएगी तो आप बर्तन धो दीजिए। वैसे भी घर का आधा राशन तो आपके रिश्तेदार और जान पहचान वालों पर खर्च हो जाता है। मैं तो कह देती हूँ अगले महीने से मैं कामवाली को निकाल दूँगी। अब आपको ही झाड़ू पोछा बर्तन सब करना पड़ेगा, वरना अपने आपके रिश्तेदारों से साफ साफ कह दीजिए कि हमारे घर पे ना आया करें। सोनी अपनी सास लता जी से कहती है। लता जी बोली, ठीक है बहू, पर बहू इतनी ठंड और सर्दी में पानी में हाथ डालने का मेरा मन नहीं करता। देख लो, तुम खुद रज़ाई में घुस कर बैठी हो और मुझे रात की रसोई निपटने की बात कह रही हो। सोनी बोली, अच्छा, मुझे तो जैसे पता ही नहीं। सच में लगता है इस बार ठंड पिछले साल का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। आप ऐसा कीजिए, रसोई में पोछा भी रात में ही लगा दीजिएगा। बड़ी आई नाजुक बनने वाली, मैं खाना बनाती हूँ तो क्या मुझे ठंड नहीं लगती? लता जी बोली, बहू तुम अभी जवान हो, पर तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि खाना बनाने में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, पर काम वाली को मत हटाओ। इतना कहते हुए लता जी की आंखें भर आई। सोनी बोली, ये अपना ड्रामा बंद कीजिए। आप जानती हैं कि विवेक घर में, इसलिए आप सब ये नाटक कर रही हैं ना? याद रखिए, सुबह वो ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद घर में मैं ही रहती हूँ। तो अब जाइए, रसोई साफ़ कीजिए। तभी विवेक गर्म पानी लेकर वहाँ आ गया। अरे माँ, आप अभी तक सोने नहीं गई? लता जी कुछ कहती उससे पहले ही सोनी बोली, देखिए ना, ठंड से मेरे हाथ पांव कैसे ठीक हो गए हैं। तो मम्मी जी से कह रही थी कि रसोई का बाकी काम वह निपटा लेंगी। ठीक है मम्मी जी, आप ही कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर चुपचाप रसोई में चली गई। विवेक बोला, मेरी माँ तो है ही इतनी अच्छी। दोनों पति पत्नी बातें ही कर रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। सोनी बोली, लो जी, आ गई कोई मम्मी के रिश्तेदार। जब देखो कोई ना कोई मुंह उठाकर चला आता है। मैं पहले ही कह रही हूँ, मैं बाहर जाने वाली नहीं हूँ। प्रिया। दोस्तों, सोनी का ससुराल रेलवे स्टेशन के पास ही था, इसलिए आते जाते ससुराल वाले, मायके वाले और जान पहचान वाले देर सवेर घर आ जाते थे, और उसके लिए सोनी लता जी को ही जिम्मेदार ठहराती थी। लता जी का स्वभाव बहुत अच्छा था और कोई भी घर आता तो उससे प्यार और अपनेपन से मिलती, इसलिए उनके घर आने पर जान पहचान वाले बेझिझक चले आते थे। विवेक बोला, सोच लो, कहीं तुम्हारे मायके मायके वाले ही तो नहीं आए हुए हैं। सोनी को न चाहते हुए भी विवेक के साथ बाहर जाना पड़ा। विवेक बोला, अरे शर्मा अंकल आंटी, आप इतनी रात को, वे भी बिटिया के साथ? विवेक सोनी से बोले, सोनी, दिल्ली शिफ्ट होने से पहले हम मुंबई में शर्मा अंकल के पड़ोसी हुआ करते थे। विवेक ने सोनी को इशारा किया तो सोनी ने उनके पैर छूने पड़े। शर्मा जी झिझकते हुए बोले, माफ़ करना बेटा, इतनी रात को परेशान किया, लेकिन क्या करते। सितंबर की कड़ाके की ठंड, ऊपर से घना कोहरा, मुंबई की रात की ट्रेन सुबह आएगी। पहले सोचा होटल चला जाऊं, पर साथ में दो जवान बेटियां हैं, यह सोचकर मन नहीं माना। फिर तुम्हारी सास का ख्याल आया तो हम तुम्हारे घर पर ही आ गए। सोनी बोली, अब अंकल जी, मेरी सास का तो कुछ करना ही पड़ता है, तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। तभी लता जी रसोई से निकली और बोली, कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, यह आपका ही घर है, जब मन हो चले आइए, और ऐसी परेशानी में अपने ही तो काम आते हैं। जवान बेटी के साथ किसी अनजान होटल में रहना सही नहीं है, क्यों बहू? सोनी बोली, हाँ हाँ, यह हमारा घर थोड़ी ही है, होटल ही तो है, लोग आते हैं, फ्री में खाना खाते हैं और चले जाते हैं। विवेक ने सोनी का हाथ दबाया और हंसकर बोले, अरे अंकल, सोनी को तो मजाक करने की आदत है, आप लोग अंदर आइए। शर्मा जी पत्नी शोभा जी बोली, लता बहन, खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी भूख नहीं है, बस चाय से ही काम चल जाएगा। सोनी तपाक से बोली, पर दूध तो ख़त्म हो गया है, चाय कैसे बनाएं? लता जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे कोई बात नहीं बहू, घर में नींबू तो है, मैं नींबू पानी बना दूंगी, पर खाली पेट सोने नहीं दूंगी। बस 15 मिनट में हल्का फुल्का खाना बन जाएगा, तो कुछ खाकर आराम से सोना। विवेक उन लोगों को दूसरे कमरे में ले गया। सनी लता जी का हाथ पकड़ के उन्हें खींचते हुए रसोई में ले गई और बोली, मम्मी जी, ये कोई आने का वक्त है जो देखो मुंह उठाकर चला आता है, और आप अपनी भोली सूरत आप सिर्फ मेरे सामने बनाती हो। आपको क्या लगता है मैं उन लोगों के लिए खाना बनाऊंगी? अरे खाना बनाए मेरी जूती। जब ये वह कह रहे थे तो उनको भूख नहीं, तो बेकार में ज़िद करने की क्या ज़रूरत थी। हम पर आपका बोझ क्या कम है जो दूसरों को भी बुला लेती हो?
लता जी बोली, बहू ऐसा मत बोलो, वह लोग अपना समझकर इतनी रात को हमारे दरवाजे पर आए हैं। कोई भी किसी के घर यूं ही नहीं चला आता। घर आए मेहमान का यूं अनादर नहीं करना चाहिए। तुम ही सोचो भला, दिन भर से उन्हें भूख नहीं लगी होगी क्या? सोनी बोली, बहुत दया कर रही हो ना उन पर, तो ये याद रखिए कल एक टाइम का खाना आपको बनाना है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए और मेरी मदद कीजिए। जल्दी जल्दी खाना बनाया। सबको खिलाने के बाद सनी लता जी से बोली, बहुत ठंड लग रही है 2-4 बर्तन धोने में, अब लो इतने सारे बर्तन खुद धो। तभी शर्मा जी की दोनों बेटियों को रसोई में आते देख सोनी बोली, अरे मम्मी जी, आप इतनी ठंड में बर्तन क्यों धो रही हैं? लाइए मैं धो देती हूँ। लता जी हैरान होकर बोली, बहू क्या तुम सच कह रही हो? तभी शर्मा जी की दोनों बेटियां रसोई में आई और बोली, भाभी बर्तन तो हम धो देंगे, आप थक गई होगी, जाकर आराम कीजिए। लता जी सब समझ गई कि वह मना करती रही, पर उन दोनों ने ज़बरदस्ती उनको भेज दिया और सारे बर्तन धो दिए। जाते वक्त सोनी जी लता जी का हाथ कस कर दबाया और बोली, सुबह जल्दी उठकर सबको इसलिए चाय नाश्ते की तैयारी कर लेना। उनके सामने मुझे कहने का मौका मत देना, वरना आपकी इतनी बदनामी हो जाएगी कि घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी आई मेहमान नवाजी करने वाली। चलिए अब जाइए यहाँ से। लता जी ने सुबह सुबह नाश्ता बनाया। फिर सबके उठने से पहले सोनी रसोई में आ गई और बोली, अब आप जाइए, मैं सबको परोस दूंगी नाश्ता। कह के वह ढेरों सोनी की ढेरों आशीर्वाद दिए, वापस चले गए। उनका प्यार देखकर लता जी का अपना पुराने दिन याद आ गए। लता जी के आज पड़ोस के सब लोग उनको बहुत मान सम्मान देते थे, क्योंकि उनका और उनके पति मनोहर बाबू का स्वभाव बहुत अच्छा था। एक शाम भी ऐसा नहीं था कि लता जी के घर मेहमान ना आए या वो लोग किसी के घर ना गए हों। वक्त बीता, लता जी और मनोहर बाबू के बेटे विवेक की शादी हुई और सोनी बहू बनकर घर आ गई। 1 साल तो बहुत अच्छा बीता, पर एक दिन मनोहर बाबू की अकस्मात मृत्यु हो गई और विवेक का ट्रांसफ़र बेंगलुरु हो गया। लता जी बेटे बहू के साथ रहने लगी, पर समय समय के साथ ही बहू का व्यवहार ऐसा बदला मानो खुले आसमान में काले बादलों ने डेरा डाला हो। सोनी को सास का लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे तो बस खुद से मतलब था। एक दिन विवेक ने कहा, सोनी तुम्हारे हाथ कितने रुखे हुए हैं। बस फिर क्या था, उस दिन से बर्तन धोना तो दूर दूर की बात, सोनी पानी का कोई भी काम नहीं करती थी और सारे काम वो लता जी से कहकर करवाती कि आपका बेटा कहता है पानी का काम मत करो क्योंकि तुम्हारे हाथ रुखे हो जाते हैं। एक रोज़ लता जी मनोहर बाबू की तस्वीर देखकर रो रही थी और कह रही थी, आप मुझे कैसी स्थिति में छोड़ गए। अरे बेटा बहू अगर अच्छे हैं तो फिर भी समय कट जाता है, पर यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। कहाँ मैं दिन रात लोगों से घिरी रहती थी और आज अपने ही घर में कैदी बन गई हूँ। शाम के वक्त हो रहा था। सोनी लता जी के कमरे में जाकर बोली, मम्मी जी ये क्या रोना धोना लगा रखा है, मनहूसियत फैला रखी है। सांझ का समय है, जाइए दिया बत्ती कीजिए। अरे बुढ़ापे में भगवान का नाम ले लीजिए और घर के काम कीजिए तो पापा जी भी याद नहीं आएंगी। अब तो यह बात रोज़ की हो गई थी। लता जी पूरे घर का काम करती, सोनी ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाने में उनकी मदद कर देती थी। समय बीतता और विवेक का ट्रांसफ़र अपने शहर दिल्ली में हो गया। अचानक से सोनी की आवाज़ लता जी के कानों में गूंजी और पुरानी यादों से बाहर आई। मम्मी जी क्या सोच रही हो? अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, उन्हें भी ऑफिस जाना है। अपने पुराने पड़ोसियों को खिला खिला कर भेज दिया तो क्या सोचा घर का सारा काम ख़त्म हो गया? मैं इनका टिफ़िन तैयार कर रही हूँ, तब तक आप उस कमरे की बेडशीट और कल के कपड़े धोकर बाहर डालिए। वक्त ऐसे ही गुजर जाता था। एक रोज़ सोनी को उसके मायके से फ़ोन आया। वह परेशान थी तो लता जी बोली, बहू क्या बात है, तुम कुछ परेशान दिख रही हो। सोनी बोली, आप तो रहने ही दीजिए, आप मेरी परेशानी क्या ही दूर करेंगी। लता जी बोली, क्या बात है एक बार बताओ तो। सोनी बोली, मेरे पापा को 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से मुंबई जाना है। होटल तो ऑफिस वाले दे रहे हैं, पर खाने की परेशानी है। पापा का ब्लड प्रेशर है, बाहर का तला भुना खाएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मम्मी भी पापा को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन जाना भी ज़रूरी है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। लता जी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है। याद है तुम्हें कुछ महीने पहले शर्मा भाई साहब आए थे, तुम्हारे पापा के खाने की व्यवस्था तो वे लोग कर देंगे। सोनिया आश्चर्य से बोली,
वो जो देर रात आए थे? लता जी बोली। हाँ हाँ वही। सोनी बोली। लेकिन एक हफ्ते के लिए किसी अनजान का कोई अपने घर में क्यों खिलाएगा? लता जी बोली। बहू, हम बहुत पुराने पड़ोसी थे और वे लोग रिश्ता निभाना जानते हैं। आजकल की पीढ़ी की तरह नहीं है। अगर सब नफ़ा नुकसान देखते रहे तो रिश्ता कैसे निभा पाएंगे? और समधी जी कोई अनजान थोड़ी ही है, वो घर के सदस्य ही हैं। मैं अभी शर्मा जी से बात करती हूँ। सोनी हैरानी से अपनी सास को देख रही थी कि वे उसके पिता के लिए कितना कुछ कर रही हैं। सोनी ने अपनी माँ कामिनी जी को बताया कि हो सकता है मेरी सास सारी व्यवस्था कर दे। कामिनी जी बोली। कर भी देगी तो क्या एहसान करेगी? अरे उनके रिश्तेदार और जानने वाले हैं, जब आते हैं तो मेरी बेटी ही तो खाना बनाकर खिलाती है। तो तुम ये मत सोचना कि वह तुम पर कोई एहसान कर रही है। सोनी बोली। हाँ मम्मी सही कह रही हो आप। लता जी ने शर्मा जी को फ़ोन लगाया और सारी परेशानी उन्हें साझा की। शर्मा जी बोले। भाभी जी, आपने हमें ऐसा बोलकर पराया कर दिया। हम हैं तो उन्हें होटल में रुकने की क्या ज़रूरत है? आप उनसे बोलिए जब तक वे मुंबई में हैं हमारे ही घर में रहेंगे, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मनोहर भाई ने हमारे लिए इतना क्या कुछ कम किया है, हम भूले नहीं हैं। बस आप उनको हमारा नंबर दे दीजिए, मैं बात कर लूँगा और आप चिंता मत कीजिए। लता जी ने मुँह जुबानी समधी का नंबर उन्हें लिखवा दिया और लता जी बहू को बोली। तुम्हारा काम हो गया सोनी। आपने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया है जो मुझे सुना रही हो। अब आपके रिश्तेदार आते हैं तो उन्हें कौन देखता है? और मुंह बनाते हुए सोनी वहाँ से चली गई। लता जी ने सोचा कि बहू की आंखों में तो अपनी ही नहीं है, इसे सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन शाम को विवेक घर में था तो लता जी बोली। बेटा विवेक, मौसम बदल रहा है, मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द होता है। बहू से करो हर रोज़ मेरी थोड़ी मालिश कर दिया करे। तभी सोनी वहाँ आई और बोली। क्या? मैं और मालिश? आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? विवेक बोला। सोनी, तुम मेरी माँ से ये कैसे बात कर रही हो? लता जी बोली। बेटा यह पहली बार नहीं है जो बहू मेरे से आज आज से नहीं, तुम्हारे बाबूजी की मृत्यु के बाद से ही ऐसा व्यवहार कर रही है। पर मैं इतने दिनों से चुप रही कि आज नहीं तो कल बहू को रिश्ते को मर्यादा समझ में आ जाएगी। पर यह तो बस अपना नफ़ा नुकसान देखकर रिश्ते निभाती है और यह सब कहाँ से सीख रही है ये भी मुझे पता है। पर बेटा अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। बेहतर होगा कि तुम अपनी गृहस्थी अलग बसा लो। सोनी बोली। क्या मतलब अलग गृहस्थी बसा लो? दिक्कत आपको है तो आप इस घर से चली जाइए। आज लता का सब्र का बांध टूट गया था और उन्होंने सोनी को एक थप्पड़ जड़ दिया और बोली। बहुत दिन तुम्हें बहुत प्यार से समझाती रही, पर तुम, अरे तुम्हारी जगह अगर मेरी बेटी होती तो एक गाल की जगह उसके दोनों गाल लाल कर दिए होते मैंने। क्या ये घर तुम्हें दहेज में मिला है या तुम्हारे पति ने खरीदा है? तुम भूल रही हो ये घर मेरे पति का है। घर का राशन पानी सब उनकी पेंशन से आता है। मैं सोचती थी बेटा इतना अच्छा है तो बहू बुरी बन ही नहीं सकती, पर तुमने तो उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया। विवेक बोला। माँ, आपने मुझे आज तक ये सब क्यों नहीं बताया? लता जी बोली। बेटा मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों के बीच मेरी वजह से तनाव हो जाए, पर जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। अब इस घर में अलग तुम्हारी पत्नी रहना चाहती है तो मर्यादा में रहे, वरना तुम दोनों इस घर से चले जाओ। मैं अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद देख लूँगी। मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। विवेक अपनी माँ की तरफ खड़ा हो गया और बोला। माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। दिक्कत सोनी की है तो यही चली जाए अपने मायके। मैं अभी अपने उसके पिताजी को फ़ोन करता हूँ। सोनी विवेक से माफ़ी मांगने लगी। नहीं, मेरे पापा को कुछ मत बताइए, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और वे वैसे भी उन्हें अभी बाहर जाना है। मम्मी आप तो सब जानती हैं, फिर कुछ कहती क्यों नहीं? लता जी बोली। मैं क्यों तुम्हारे लिए कुछ करूं? इतना कुछ करने के बाद भी मुझे क्या सिला मिला? लड़की की माँ अगर अच्छी सलाह दे तो मानो, पर क्या तुम दूध पीती बच्ची हो जो तुम्हें कुछ भी कोई कह दे और तुम मान लेती हो? विवेक सोनी से बोला। तुम एक बात जान लो, मैं अपनी माँ से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी माँ यहाँ गलत नहीं है। अरे उन्होंने तो आज तक कभी नफ़ा नुकसान देखकर रिश्ता निभाया नहीं। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो हमारे दरवाजे पर कोई भी नहीं आता। तुम देख भी रही हो कि मेरे माँ के व्यवहार के कारण ही लोग यहाँ आते हैं।
सोचो मेरी माँ के अपने व्यवहार के कितने लोगों को अपना बनाया है और तुम अब एक अपनी सास को अपना नहीं बना पाई। छी, मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। तभी सोनी के पिता का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वे मुंबई से शर्मा भाई साहब का फ़ोन आया था। बेटा तुम अपनी सास से बहुत बहुत धन्यवाद कहना, उन्होंने जो किया है कोई अपना ही कर सकता है। बेटा इतनी अच्छी सास तुम्हें बड़े पुण्य से मिली है, इसे व्यर्थ मत जाने देना। सोनी की आंखें भर आई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सोनी लता जी के पैर पड़कर बोली, मम्मी जी मैंने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, पर आपने साबित कर दिया कि सच में रिश्ते नफ़ा नुकसान देखे बिना निभाए जाते हैं। लता जी बोली, देखो बहू, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए जितना संभव हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। अपनी माँ से कहना समधी की फ़िक्र ना करें, ऐसा समझें कि वे अपने रिश्तेदार के घर ही गए हैं। सोनी जब अपने मायके फ़ोन किया तो कामिनी जी फिर उल्टा सीधा बोलने लगी। इस पर सोनी बोली, माँ नहीं, आपकी सोच बिल्कुल गलत है। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। आपने आज तक कभी अपने कभी पापा के दोस्तों को या अपने घर वालों को अपने घर नहीं आने दिया, पर देखो मेरी सास के व्यवहार के कारण पापा की परेशानी भी ख़त्म हो गई। और सोनी सोचने लगी कि यह सासू माँ के अच्छे व्यवहार और नेकी का बैंक बैलेंस ही तो है जो उन्हें सूद समेत वापस मिल रहा है। अब उनसे मुझे ये गुण सीखना ही पड़ेगा और अपना भी बैंक बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, ना जाने हमें कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए।